हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 8 का हनी ड्यू का ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है द स्कूल बॉय, जो लिखा गया है विलियम ब्लैक महोदय के द्वारा। विलियम ब्लैक महोदय जो है एक रोमांटिक पोएट है। इनके बारे में बताया जाता है यहाँ पे कि ये महोदय जो है ये नेचर यानी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। इस पोएम में भी ये प्रकृति के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूं कि बच्चे को यहाँ पर स्कूल जाने का मन नहीं करता, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो स्कूल जाना नहीं चाहता। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं जाना चाहते। बच्चा जो है वो भी ऐसा ही है। क्यों नहीं जाना चाहता बच्चे का मन क्यों नहीं करता स्कूल में पढ़ने का, वो आपको विलियम ब्लैक महोदय बताना चाहते हैं। क्योंकि एक बात और बता दूं मैं, रूसो ने कहा था रिटर्न टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति से बड़ा प्रेम है विलियम ब्लैक को भी। बहुत सारे रोमांटिक पोएट थे हमारे, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय, हमारे एस.टी. कॉलेज महोदय, तो ये भी जो है ये रोमांटिक पोएट हैं। ये भी रोमांटिक का मतलब रोमांस से नहीं है, रोमांटिक का मतलब है प्रकृति की सुंदरता से है। इनको प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये चाहते थे कि जैसे गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी कि लोग प्रकृति में जाकर के पढ़ते थे, जंगल में जाकर पढ़ते थे, वहाँ पर जीव उनको सिखाते थे, प्रकृति उनको सिखाती थी, झरने, नदियाँ, तालाब, पर्वत, पहाड़, ये सब चीज़ें जंगल तक बच्चों को सिखाते थे। तो वैसा ही सीख होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब जो है, चूँकि विलियम ब्लैक महोदय 18वीं शताब्दी के थे, अब ये 21वीं शताब्दी आ चुकी है, तो चेंजिंग आ चुकी है। अब ऐसा नहीं मिलने वाला आपको कि आप गुरुकुल में जाओगे या आप जाओगे जंगल में पढ़ने के लिए। आपको पढ़ना तो यहीं पड़ेगा, बट तब का ये जो है रिप्रेजेंट करता है राइटर जो है, ये पोएट जो है, कि उस समय वही होना चाहिए था। स्कूल में जाने का कोई मतलब नहीं था, बच्चा भी मन नहीं करता स्कूल जाने का। चलते हैं, पहले बात करते हैं विलियम ब्लैक महोदय के द्वारा। 1757 में पैदा हुए, 1827 में इनका डेथ हुआ। इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ये न केवल एक पोएट थे बल्कि एक पेंटर भी थे। ये रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। इनकी सबसे जो अच्छी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि ये जो पोएम है इनकी मास्टरपीस है, और इसी का एक पार्ट है आपका पोएम द स्कूल ऑफ द बॉय। अब बात कर लें अबाउट द पोएम के बारे में, थोड़ा सा पोएम के बारे में भी जान लीजिए। आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई गई होंगी, इसलिए मैं आपको इस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले। अगर आपको नहीं समझ में आए तो परेशान मत होइएगा, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, क्योंकि जो मैटर मैं आपको बता रहा हूँ वो 9-10 से शुरू हो जाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से ही शुरुआत कर लीजिए इस चीज़ को पढ़ने की, जानने की। जो द स्कूल बॉय है ना, जो आपके विलियम ब्लैक महोदय ने लिखा है, एक शॉर्ट पोएम है, और ये सेपरेट है, बटा हुआ है 6 स्टैंजाज में। अगर आपको स्टैंजा नहीं पता, मैं आपको कंफर्म करूँगा अभी। 6 स्टैंजा हैं इस पोएम में, और हर एक स्टैंजा में 5-5 लाइन है। एक स्टैंजा में 5 लाइन है, और इस तरीके से 30 लाइन्स हैं पूरे पोएम में। बट आपके बुक में सिर्फ 27 लाइन है, शायद 3 लाइन नहीं दिया गया है। और आपको फिर से बता दूं, ये जो 5 लाइन की एक स्टैंजा होती है इसे क्विंटेट्स कहते हैं। 4 लाइन क्वार्टरन होती है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन तक होती है। तो ये जो लाइन्स होते हैं पोएम के, 5 लाइन को हम क्विंटेट कहते हैं। अगर आपको एक स्टैंजा में 5 लाइन मिले तो आप कहना ये क्विंटेट है, ठीक है। और राइमिंग स्कीम बता दूं, राइमिंग स्कीम क्या होती है। राइमिंग स्कीम वैसी होती है जैसे कि आप पढ़ते हो पोएम, तो उसमें है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इसको भूज के खानी है, कुछ ऐसा है ना। तो रानी पानी जो मैच करता है यही राइमिंग स्कीम है। आपको यहाँ पर बता दूं मैं, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABABB। ये पहली स्टैंजा है, दूसरी स्टैंजा कुछ इस तरीके से है, तीसरी चौथी कुछ इस तरीके से है। ज़्यादा मत जानिए, बस ये है, आप सिर्फ इतना जानिए कि इसकी राइमिंग स्कीम ABABB है। आज कुछ जानोगे तो कल आप बहुत कुछ जान जाओगे। अभी से आप ज़्यादा समझोगे कि ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखे, तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं इसको सिर्फ लिखा हूँ, बता नहीं रहा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ जाइएगा। परेशानी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। ये जो पीस है, ये पोएम जो है ना, पहली बार पब्लिश हुआ था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में, और 5 साल के बाद ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 में पब्लिश हुआ, और बाद में इसका नाम हो गया, आप अगर देखो, पहले था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरी बार सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। लेकिन अगर आप यहाँ देखे हो तो आपको यहाँ मिलेगा कि इसका पूरा नाम बाद में हो गया सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, दोनों को मिला करके ये बना 1793 के आसपास में। तो ये इस तरीके से पोएम जो है आपकी वो बड़े स्तर की मास्टरपीस कलेक्शन की एक पार्ट है। यानी कि ये जो पोएम है वो एक मास्टरपीस है। इनकी सबसे शानदार, जानदार, धमाकेदार
कलेक्शन ऑफ पोएम्स का एक पार्ट है आपका स्कूल बॉय, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा पोएम को देखने। ये टिल्ट कर लीजिएगा मोबाइल, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि क्या होता है स्टैंजा। ये आपकी एक स्टैंजा है, देखिएगा यहाँ अलग अलग है ना, आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये 5 लाइन अलग है, ये 5 लाइन अलग है, अलग है, अलग है। तो जो अलग है वो एक स्टैंजा है। ठीक है, जैसे आपकी कहानी में पैराग्राफ होता है वैसे यहाँ पे। तो ये जो 5 लाइन है, ये एक स्टैंजा, 2 स्टैंजा, 3, 4 ऐसे 5, 6 स्टैंजा है। ये 5 लाइन को क्विंटेट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ मैं। स्कूल बॉय जो है पोएम में वो हैप्पी बच्चा नहीं है। क्या ऐसा होता है कि वो उदास हो जाता है? उसकी तुलना जो है वो पक्षियों से क्यों की जाती है? उसकी तुलना जो है वो पौधों से, फूलों से क्यों की जाती है? क्यों की जाती है बच्चे की तुलना किसी और चीज़ों से? क्यों उदास है बच्चा? वो आपको कविता में कवि जो है वो बताना चाहेंगे। आप आगे चलते हैं पोएम को समझने, एक एक स्टैंजा को कंफर्म करते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं मैं कैसे आपको समझाऊंगा मैं राइमिंग स्कीम। देखिएगा राइमिंग स्कीम, मॉर्न, अगर मॉर्न को हम ए मान लें तो क्या ट्री मॉर्न से मैच कर रही है? मछली की रानी है जिसमें उसका पानी है, रानी पानी की तरह मैच कर रहा है, मॉर्न ट्री से नहीं मैच कर रहा है, तो ये बी हो गया। हॉर्न मैच कर रहा है मॉर्न से, तो चूंकि मॉर्न ए है तो हॉर्न भी ए हो जाएगा। ट्री, मी, कंपनी, ये सब मैच कर रहा है क्योंकि इसमें ई की साउंड आ रही है। ट्री, मी, कंपनी, बी, बी। ठीक है, तो इस तरीके से राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बी। आपको शायद समझ में आ गया होगा राइमिंग स्कीम क्या है। तो इस तरीके से ये राइमिंग स्कीम है। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, बट ये है कि फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना जो है वो शायद ज़्यादा पड़ जाए। 8 तक फिगर ऑफ स्पीच का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, 9 से 10th 11th 12th तक इसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच जानना होगा, मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, बट अगर आपको उसको डिटेल में जानना होगा तो आपको मैंने वीडियो 5 पार्ट्स में अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से कुछ समझोगे तो बाद में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, वरना 9 10 में जाकर के जब एग्जाम में आएगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे कि ये होता क्या है भला। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, तामझाम। इंग्लिश में कुछ अलग होता है, इसलिए आपको समझना जरूर होगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस पोएम को समझने। लिखा है, ये बच्चा जो है पोएम का कहता है, आई लव टू राइज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उठना, राइज मतलब उठना, इन अ समर मॉर्न, समर मतलब गर्मी, मॉर्न मतलब मॉर्निंग। जब कवि किसी वर्ड को आधा कर देता है तो भी समझ जाओ कि वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। कौन सा होता है ये आपको वहाँ वीडियो में मिलेगा। ये मॉर्निंग है, तो मुझे बच्चे को गर्मी में सुबह सुबह उठना पसंद आता है। मैं आपको यहाँ डिफिकल्ट वर्ड ही बताऊंगा, एक एक वर्ड आपको डिफिकल्ट बताऊंगा, आप लिखते रहिएगा। मैं सिर्फ ओरली बताऊंगा, जुबानी बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा जो आपको समझ में ना आए। व्हेन द बर्ड्स सिंग, जब मैं उठता हूँ सुबह सुबह ना तो पक्षियाँ चहचहाती हैं। सिंग्स मतलब गाती हैं। ऑन एवरी ट्री, प्रत्येक ट्री पर बैठ करके पक्षियाँ जो हैं वो चहचहाती हैं, गाना गाती है। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है सुबह सुबह उठना। यहाँ पे बच्चे को अच्छा लगता है क्योंकि पक्षियाँ भी सुबह सुबह चहचहाती हैं। द डिस्टेंट, और दूर से, हंट्समैन का मतलब होता है शिकारी, हंट्समैन शिकारी, दूर से शिकारी जो है वो विंड्स, विंड्स मतलब यहाँ पे आपकी जो होती है वो हवा होती है, बट यहाँ पे इसको होता है विंड्स मतलब होता है आपका बजाना। हिज हॉर्न, अपने हॉर्न को सुबह सुबह दूर शिकारी जो है वो हॉर्न बजाते हैं। ये शिकारी हॉर्न क्या बजाते हैं यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं आपको दिखा दूँ। एक्चुअली मान लीजिए शिकारी जो है वो इस दिशा से जा रहे हैं, इस दिशा की तरफ, तो जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं उधर पहले से ही वो कुछ जाल बिछा के रखे हैं, ताकि इस दिशा से जब ये जाएंगे अपने डॉग्स के साथ जो कि पहले से ही ट्रेंड होते हैं, तो ये ब्लो करके जाते हैं, बजाते हुए, देखिए आप ध्यान से, तो बजाते हुए जाते हैं ताकि इधर से जो जानवर हैं वो दूसरी दिशा की तरफ भागे, क्योंकि जानवर जो है उल्टे की तरफ भागेंगे, सीधे आपके उल्टा भागेंगे वो। चूँकि कुत्ते भी हैं वो भी चिल्लाएंगे, वो भी भौंकेंगे, तो इधर से जानवर जो होंगे ना रास्ते में वो भागेंगे इस तरफ। और ये लोग पहले से यहाँ पर अपना जो है वो बिछा चुके हैं जाल, उस जाल में फंस जाएंगे वो बेचारे इनोसेंट जो है मासूम जानवर। तो चूंकि ये बजाते हैं तो जानवर भागते हैं, लगता है इनको कि इधर कोई है, इधर भागो, और इधर ये पहले से ही जो है, चूंकि मानव बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आप, उसको नहीं कहना चाहिए मुझे क्योंकि मैं भी मानव हूँ, बट ये है कि वो स्वार्थी बहुत ज़्यादा है, और इस स्वार्थ में जो है वो बेचारे इनोसेंट जानवर को भी इस तरीके से मौत की घाट उतार देता है या खुद के लिए कुछ भी कर देता है, स्वार्थ इतना है वो।
तो ये सुबह सुबह बजाता है। विंड्स मतलब हवा से, चूंकि आपको पता है विशल आप बजाते हो तब भी हवा फूंक करके बजाते हो, भोपू बजाओगे तब भी फूंक कर बजाओगे, ये बजाओगे तब भी फूंक करके बजाओगे, और फूंकने में हवा की जरूरत होती है, विंड्स की, इसलिए यहाँ विंड्स लिखा हुआ है हमारे पोएट महोदय ने। तो चलते हैं पोएम में फिर से कंफर्म करते हैं। दूर से बच्चा जब उठता है तो पक्षियां चहचहाती हैं, दूर से हंट्समैन जो है, शिकारी जो हैं, वो अपना भोपू बजाते हैं। एंड द स्काई लार्क, और जो ये स्काई लार्क है ये गाना गाती है, सिंग्स मतलब गाना गाती है, विद मी मेरे साथ, मैं भी खुश होता हूँ, मैं भी गाना गाता हूँ, पक्षियाँ भी गाना गाती हैं। ओ व्हाट कंपनी, स्वीट कंपनी, और मुझे कितना अच्छा कंपनी मिलता है, मुझे बहुत अच्छा कंपनी मिलता है। चिड़िया चहचहाती हैं, स्काई लार्क चहचहाता है, इसका भोपू चिल्लाता है, और मैं भी हंसता हूँ, खुश होता हूँ, और मैं गाना गाता हूँ। तो हर तरफ से जो है वो खुश है ये बंदा। फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो आगे। देखिएगा ध्यान से, आपको फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे स्काईलार्क सिंग्स, देखिएगा, तरनी तंजा तटतमाल तरुअर बहुछाया, आपने सुना होगा। हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जब हर शब्द की या 2-3 शब्दों की पहली अक्षर जो है वो उसकी पुनरावृत्ति होती है, दोहराई जाती हो, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे भी देखिएगा 2 शब्दों का जो पहला अक्षर है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये है अनुप्रास अलंकार। इंग्लिश में इसे कहते हैं एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच। अब एलिट्रेशन के बारे में और जानना होगा तो वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ आप चेक कर लीजिएगा। एलिट्रेशन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है ये। वैसे एलिट्रेशन में ये आपका जो है वो सिविलियंस है, यानी कि एलिट्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको वहीं जानना होगा। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, वरना आप परेशान होंगे और आप पता नहीं क्या सोचोगे। तो आप ऐसे ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच चेक करते रहिएगा। हाँ, ये देखिएगा कि एक ही लाइन में होना चाहिए वो, ऐसा ना हो कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा, तो ये भी ऐसा है आपका, तो ये भी आपका अनुप्रास अलंकार है, ये बिल्कुल नहीं होगा। वो एक ही लाइन में होना चाहिए, कोई भी लेटर हो, ABCD कुछ भी हो, वो अनुप्रास अलंकार यानी कि एलिट्रेशन होगा। चलते हैं सेकंड स्टेज में, कंफर्म करते हैं। बट टू गो, अब चेंज हो जा रहा है मूड बच्चे का। अब बच्चा उदास हो गया, कह रहा है कि बट टू गो टू स्कूल, लेकिन स्कूल जाना इन ए समर मॉर्न, गर्मी की सुबह में, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, सुबह सुबह गर्मी में स्कूल जाना, अरे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उठना मुझे अच्छा लगता है बट ये नहीं अच्छा लगता। क्यों? इट मतलब होता है स्कूल जाना। ड्राइव अवे, ड्राइव्स अवे मतलब होता है वंचित करना, ड्राइव से मतलब होता है भगा देना, ड्राइव से मतलब होता है ख़त्म कर देना। क्या ख़त्म कर देना? ऑल जॉय, सारी खुशियाँ मेरी जो है ना ये ख़त्म कर देती है जब मुझे सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। बड़ा परेशान है बच्चा, बहुत दुखी है ये बच्चा, खुशियाँ ख़त्म हो जा रही इसकी। क्यों खुशियाँ खत्म हो जा रही है? यहाँ कहता है अंडर अ क्रूएल आई, क्योंकि हम लोग एक क्रूएल आई के अंडर में रहते हैं। एक क्रूएल आई, एक निर्दयी आँख। निर्दयी आँख किसकी? टीचर की। टीचर जो है वो अपनी निर्दयी आँखों से हमें जो है हमेशा देखता रहता है या देखती रहती है, हमेशा परेशान करती रहती है। आउटबॉर्न का मतलब होता है वही घिसा पिटा, वही बोरिंग टीचर, क्योंकि वही टीचर बार बार आता है। जो भी आपके क्लास में कोई सब्जेक्ट टीचर होगा, चाहे मेरे जैसे इंग्लिश टीचर होगा, मैं ही बार बार क्लास में जाऊंगा, मैथ्स का होगा मैथ्स का जाएगा, एक ही बंदे का चेहरा देख करके आप परेशान हो जाते हो। और वो चेहरा, जो उसकी आंखें हैं, वो हमेशा आपको जो है वो घूरती रहती हैं कि पढ़ क्यों नहीं रहा है, बात क्यों कर रहा है, ये शोर क्यों कर रहा है, ये सोया क्यों है, लेटा क्यों है, बहुत सारी चीज़ें वो आपको चाहता है कि आप अच्छे रहो। हालांकि इस कविता में ये नहीं कहा गया है कि ये बच्चा जो है वो अच्छा बोल रहा है, आप भी ऐसे करो, बट इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रकृति की जो पढ़ाई होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे विलियम ब्लैक महोदय के द्वारा, क्योंकि वो रोमांटिक पोएट थे, क्योंकि वो 18वीं शताब्दी के थे। अब 21वीं शताब्दी आ गई, कुछ चेंजिंग तो होगा ही ना। तो वो निर्दयी आंखें जो हैं, जो घिसी पिटी आंखें हैं, जो घिसी पिटा टीचर है, जो बार बार आता है, बार बार पढ़ाता है, लेक्चर देता है, वो हमें परेशान कर देता है। हम बड़े परेशान हो जाते हैं, नहीं चाहते हैं हम पढ़ना। ये निर्दयी जो आंखें हैं, उसकी थकी हुई जो आंखें हैं बच्चों की, टीचर की, वो बच्चों को पढ़ाती है और बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं। लिटिल वंस मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे। स्पेंड माने होता है व्यतीत करते हैं, द डे, पूरा दिन जो है छोटे छोटे बच्चे कैसे व्यतीत करते हैं, इन शाइंग, आह भरते हुए, एंड डिस्मी है, डिस्मे नहीं है, डिस्मी का मतलब होता है निराश। छोटे छोटे बच्चे आहें भरते हुए निराशा में अपना दिन व्यतीत करते हैं। किसी तरीके से भैया दिन बीते, तो ये दिन बिताना चाहते हैं, निराश हैं, नहीं जाना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते स्कूल में, क्लास में, क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं वहाँ पे पढ़ करके। तो इस तरीके से ये खत्म होता है। यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच एस देखिएगा, ये आपका एलिट्रेशन है, बहुत सारे इसमें एलिट्रेशन मिलेंगे। ए यहाँ पे है, एलिट्रेशन है। इस तरीके से आप, आशा है कि आप एलिट्रेशन जरूर ढूंढ लोगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट में। आह, बेचारा परेशान हो चुका है, अभी आह वाह कर रहा है, आह। देन एट टाइम्स, तब उस समय, जब ये क्लास में होता है 5-6 घंटे, तो क्या करता है उस समय? आई मतलब मैं, ये बच्चा ड्रूपिंग सिट, ड्रूप मतलब होता है सर नीचे करके बैठ जाता हूँ, सिट मतलब बैठ जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ तो बच्चा रो रहा है,
बैठा भी है, रो भी रहा है। ये बच्चा जो है ये सर नीचे करके अपना जो है वो बैठ जाता है। तो बच्चा कहता है कि मैं दिन भर क्या करता हूँ, सर नीचे करके मैं बैठ जाता हूँ। ड्रूपिंग का मतलब होता है थक कर लटका हुआ चेहरा। एंड स्पेंड मेनी आवर, यहाँ पे देखिएगा मेनी आवर, और मैं बहुत सारे घंटे व्यतीत करता हूँ। कैसे? एनेक्सियस यानी उत्सुकता के, चिंता के। एनेक्सियस मतलब यहाँ पे उत्सुकता नहीं, यहाँ पे चिंता है। तो मैं चिंतित होकर के कई घंटे बिताता हूँ। मेनी आवर, बहुत घंटे जो है मैं चिंता में बिताता हूँ, किस तरीके से मैं घर जाऊँ, स्कूल से मुझे छुट्टी मिले। बट बच्चा बहुत परेशान है ना। आप भी ऐसे होते होंगे शायद, बट ऐसे मत होइएगा, पढ़िए आप। नॉर इन माई बुक, ना ही मेरे मन बुक में लगी हुई है। लिखा है कैन आई टेक डिलाइट, मैं डिलाइट नहीं ले सकता। डिलाइट मतलब होता है जॉय, खुशी। मुझे खुशी नहीं मिल सकती, किससे? किताबों से। बच्चे को किताबों से खुशी नहीं मिल रही है। नॉर सिट इन लर्निंग्स बोअर, ना ही बच्चा जो है वो सीख पा रहा है कोई भी चीज़। देखिएगा ध्यान से, यहाँ नॉर है, ये एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच है। फिर से बता दूं एनाफोरा क्या होता है। अगर आपको ये जानना है तो आप वीडियो में जाएगा जो मैंने बनाया हुआ है। एनाफोरा नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि ये जब कंजक्टिव क्लॉजेज में आता है, या एक सेंटेंस का पहला वर्ड दूसरे सेंटेंस का पहला वर्ड सेम जब ऐसे मैच करे तो वो एनाफोरा होता है, रिपीटेशन नहीं होता है वो। तो बच्चा जो है किताबों में मन नहीं लग रहा है, उसका मज़ा नहीं आ रहा है किताबों में, और वो थक चुका है, इसलिए उसका मन जो है वो पढ़ने में नहीं कर रहा है। बोर का मतलब होता है कुंज, बोर का मतलब होता है पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा का मतलब क्या है? ज्ञान बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि बच्चे का मन नहीं है। वॉर्न का मतलब होता है घिसा पिटा, थ्रू, ये थ्रू है, THROUGH है, इसको छोटा कर दिया गया है। जैसे मॉर्न को छोटा करके मॉर्निंग कर दिया गया है, आई मीन मॉर्निंग को छोटा करके मॉर्न कर दिया गया है। विद द ड्रियरी शोर, ड्रियरी का मतलब होता है उबाऊ, निराशा। शोर माने होता है बौछार। आपको पता होगा कि कभी बौछार निराशा नहीं देती, पानी की बौछार, लेकिन ये पानी की बौछार नहीं है, ये आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड FERRED, एपिथेट EPITHET। स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ मैं क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको शायद समझ में आ जाए, आशा है आ जाए। TRANSFERRED EPITHET। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पहला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव होगा, अगला नाउन होगा, और ये बना करके कोई और शब्द पैदा करेगा। यानी कि ड्रियरी शोर का मतलब यहाँ पे तो है उबाऊ, बौछार, लेकिन यहाँ पे मतलब है पढ़ाई, ज्ञान। बौछार मतलब शब्दों का बौछार। जो शब्दों का बौछार टीचर दे रहा है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो थक चुका है, और उबाऊ शब्दों की बौछार उसे कुछ नहीं सिखा पाती है। तो वही घिसे पीटे शब्द, वही घिसे पीटे टीचर, वही घिसे पीटे ज्ञान, वही बौछार जो है ज्ञान का, शब्दों का, वो दे रहा है, जिससे वो लर्निंग नहीं कर पा रहा, सीख नहीं पा रहा है बच्चा। तो इस तरीके से ये स्टैंजा खत्म होती है। आप इसमें भी ढूंढ लीजिएगा शब्द जो आपको मिल जाए अगर तो, जैसे ये एनेक्सियस और एन में है ए और ए, ऐसे बहुत सारे हैं। एन आपको दे ही चुका हूं मैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय। इस स्टैंजा में जो है वो कवि बच्चे की तुलना पक्षी से करता है। कैसे करता है ध्यान दीजिएगा। जैसे पक्षी जो है वो केज में, पिंजड़े में रहती है, उड़ना भूल जाती है। बच्चा स्कूल में जब रहता है तो हंसना भूल जाता है, चलना भूल जाता है, बात करना भूल जाता है, मजा लेना भूल जाता है। इस तरीके से बच्चा जो है वो तुलना बच्चे की पक्षी से की जा रही है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय। पक्षी आनंद से गाने के लिए जन्म कैसे ले सकती है? आनंद से जन्म, जाहिर सी बात है कि पक्षी जो जन्म लेती है खुशी के लिए लेती है, क्योंकि वो चहचहाती रहती है, गाती रहती है, मग्न रहती है। लेकिन सिट इन ए केज एंड सिंग, केज में, एक केज में, एक पिंजड़े में, एंड सिंग, एक पिंजड़े में बैठ करके गाना गाए, ऐसी खुशी तो वो शायद नहीं पाएगी। अगर पक्षी आज़ाद है तब तो वो खुश है, तब तो वो गाएगी, लेकिन पिंजड़े में बैठ करके गाना गाएगी ऐसा तो मुझे संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पे कवि कहना चाहता है बच्चे के द्वारा कि मैं भी केज में आ चुका हूँ और मैं भी गाना गाऊँ, मैं भी खुश रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। पक्षी भी नहीं कर सकती, मैं भी नहीं। तो पक्षी आनंद से गाने के लिए जन्म लेता है, पर पिंजड़े में बंद होकर वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसी प्रकार बच्चे के बारे में बात की जा रहा है। हाउ कैन आई चाइल्ड, कैसे एक बच्चा, व्हेन फियर्स एन्ना, एक ऐसा बच्चा, फियर मतलब होता है डरा हुआ, एन्ना मतलब होता है नाराज, सहमा बच्चा है, डरा बच्चा है, नाराज टीचर ने उसको नाराजगी से देखा, नाराजगी से बोला, बच्चा फियर्स, डर गया। तो एक बच्चा जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? यहाँ लिखा है ड्रूप, ड्रूप मतलब होता है, अभी आपको बताया मैंने, झुकाया हुआ। हिज टेंडर विंग, वो जैसे पक्षी अपने पिंजड़े में डर के मारे अपने पंखों को झुका करके बैठती है, सिकोड़ करके बैठती है, उड़ना भूल जाती है, उसी तरीके से बच्चा भी अपने पंखों को, अपने हाथों को
झुका करके बैठता है, ड्रूप करके बैठता है। टेंडर मतलब कोमल, विंग माने पंख, अपने नाजुक पंखों को झुका करके जैसे पक्षी बैठते हैं, क्योंकि अब वहाँ उड़ नहीं सकते, हंस नहीं सकते, खुशियाँ नहीं मना सकते, वैसे बच्चा क्लास में कुछ नहीं कर सकता, स्कूल में कुछ नहीं कर सकता, सारी खुशियाँ उसकी ख़त्म हो चुकी हैं। तो तुलना की गई है ये पक्षी से, इसलिए ये मेटाफर नामक फिगर ऑफ स्पीच है। हिंदी में इसे कहते हैं रूपक अलंकार। इसमें रूप दी गई है पक्षी की, जैसे पक्षी के पंख होते हैं वैसे बच्चे का पंख लिखा है कि झुकाए हुए है बच्चा भी अपने पंखों को, बच्चा झुकाए हुए पंखों को, वैसे जैसे कि पक्षियाँ झुकाए हुए रहती हैं। आशा आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, इसलिए आप इसको ज़्यादा अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इसलिए मैं आपको सोच रहा हूँ थोड़ा कंफर्म कर दूँ। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और चूंकि बच्चे को रख दिया गया है एक पिंजड़े में एक स्कूल में, इसलिए बच्चा भूल चुका है, लड़का खुश रहना भूल जाता है। यूथफुल, युवा, बचपना, स्प्रिंग माने खुशियाँ, बच्चा जो है वो अपने बचपने की खुशियों को भूल जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि जो बचपना होती है बच्चे की, जो खुशियाँ होती है बचपने में, वो भूल जाता है जब वो स्कूल में जाता है। पढ़ाई लिखाई से उसका मन नहीं करता, इसलिए उसका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो वो ऊब गया, वो परेशान हो चुका है। अब खुशी का जो जीवंत निर्झर है ना, वो सूख चुका है। स्प्रिंग का मतलब अगर हम बसंत ऋतु माने तो बसंत ऋतु जो बचपन की है, खुशियों का बसंत ऋतु है, वो सूख चुका है। खुशियाँ भूल चुका है बच्चा कि वो भी कभी खुश होता है। निराश बच्चा बैठा हुआ है, वो खुश तब होगा जब स्कूल से बाहर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, फिगर ऑफ स्पीच आप इसमें और भी चेक कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे है कैन चाइल्ड में, ऐसे आप और देख लीजिएगा, एलिट्रेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बर्ड और बॉर्न में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। अब बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है, अब अपने माँ बाप को संबोधित करते हुए उनको समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि माँ बाप से नहीं कहता है, माँ बाप तो घर पर हैं, ये स्कूल में है, लेकिन माँ बाप को कहता है कि माँ बाप को ये समझना चाहिए कि बच्चा क्या होता है। अब बच्चे की तुलना कली से होगी, बच्चे की तुलना फूल से होगी, अभी बच्चे की तुलना पक्षी से हुई, अब फूल और कली से होगी। ओ फादर एंड मदर, अरे ओ माँ बाप, इफ बर्ड्स आर निब्ड, बर्ड्स मतलब होता है कलियां, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कलियों को निब्ड कर दी जा रही है, कलियों को नोच ली जा रही है, कलियों को तोड़ दी जा रही है। अगर प्लग्ड, अगर सोचो कि ये कली जो है अभी तक फूल नहीं हुई, अभी ये कली है छोटी सी, इसको निब्ड कर ली गई, इसको तोड़ ली गई, तो क्या ये फूल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। बच्चा भी छोटा है, अभी से परेशान कर दिया जा रहा है, उदास वो हो जा रहा है, क्या वो बड़ा बनेगा? नहीं होगा, और बड़ा बनेगा भी तो बस सुसाइड करने के लिए। वो बच्चा जो है वो उस तरीके से बड़ा नहीं बन पाएगा जिस तरीके से उसे बनना चाहिए, क्योंकि उसकी बचपना जो है वो दुखों से भरी हुई है, वो उदासी से भरा हुआ है, वो फिर पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, वो बड़ा इंसान नहीं बन पाएगा। इंसान तो बन जाएगा, बट बड़ा इंसान, अच्छा इंसान, एक जिसे हम आदर्श मानते हैं समाज में, वो नहीं बन पाएगा वो। तो जब किसी बर्ड्स को निब्ड कर दी जा रही है, किसी बर्ड्स को तोड़ दी जा रही है, एंड ब्लॉसम्स, और खिला हुआ जो फूल है, ब्लोन अवे, वो हवा में उड़ा दिया जा रहा है। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे दिखा है, ये फूल है, जो फूल नहीं है, जो फूल यहाँ पे नहीं है, वो तोड़ दी जा रही है, जो बर्ड्स है, जो कली है, और जो फूल बन चुका है ये हवा में उड़ा दी जा रही है, बिखेर दी जा रही है। तो यहाँ पे बच्चा कहता है कि बर्ड्स पहले से ही, शुरुआत से ही छोटा बच्चा हूँ मैं, अपनी तुलना वो बर्ड से करता है, अपनी तुलना वो कली से करता है, जैसे कलियों को तोड़ दी जाती है, खिले हुए फूलों को उड़ा दी जाती है। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड, और टेंडर माने होता है नाजुक, प्लांट्स माने पौधा, बच्चे की तुलना पौधे से भी होती है, बच्चा भी एक पौधा है लेकिन नाजुक पौधा है। स्ट्राइप्ड का मतलब देखिए बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ स्ट्राइप्ड का मतलब होता है वंचित। ये जो नाजुक पौधा है बच्चे का नाम स्ट्राइप्ड ऑफ देयर जॉय, यहाँ से जोड़िएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे कॉमा मार्क कोई नहीं है, इसलिए ये अगले लाइन से जोड़ेगा, चौथे लाइन से जोड़ेगा। तो बच्चा जो है एक नाजुक पौधा है, स्ट्राइप्ड ऑफ देयर जॉय, स्ट्राइप्ड मतलब वंचित, वंचित कर दी जा रही है इसकी खुशियों से, इसकी खुशियों से, देयर जॉय, इनकी खुशियों से वंचित कर दी जा रही है। इन द स्प्रिंगिंग डे, स्प्रिंगिंग डे का मतलब होता है शुरुआती दिन में, सुबह सुबह, स्प्रिंगिंग डे माने सुबह सुबह, प्रभात, मॉर्निंग, मॉर्निंग, सुबह सुबह ही इसकी खुशियों को वंचित कर दी जा रही है। सुबह सुबह इसको स्कूल भेज दी जा रही है, बच्चा स्कूल जा रहा है, खुशियां खत्म हो गई, सारी खुशियां की ऐसी तैसी। बच्चा एक नाजुक प्लांट है, नाजुक पौधा है, पौधा तो है लेकिन पौधे में फूल नहीं है, क्योंकि फूल जब कली था तभी तोड़ दिया गया, और जो फूल खिल भी रहा था उसको उड़ा दिया गया। तो बच्चा बड़ा तो हो रहा है, पौधा तो हो रहा है, लेकिन उस पौधे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई बर्ड्स नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई फ्लावर नहीं है। इसलिए सुबह सुबह उसकी खुशियों को वंचित कर दी जा रही है, खुशियों को तोड़ दी जा रही है, खुशियाँ खत्म कर दी जा रही है बाय सारो, उदासी से।
निसंदेह इसका अर्थ है कि खिलने के समय ही पौधे को उसकी सारी खुशियों से वंचित कर दिया गया। यही बात स्कूल जाने वाले विद्यार्थी के साथ तब होती है जब दुख और चिंताएं उसे सताती हैं। बच्चे को दुख और चिंताएं सता रही हैं तो क्या पढ़ेगा वो, क्या लिखेगा वो। दुख सारो मतलब दुख से, केयर्स माने परवाह, डिस्मी माने निराशा। उसकी परवाह जो है वो निराशा से की जा रही है। परवाह तो है उसकी, माँ बाप भी करते हैं परवाह, टीचर भी करते हैं परवाह, लेकिन वो निराश है, वो दुखी है। और ऐसा केयर, ऐसा परवाह क्या उसका लाभ जब बच्चा दुखी हो, बच्चा निराश हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसकी लाइफ में। फिगर ऑफ स्पीच इसमें भी ढूंढ लीजिएगा, आशा है आपको कुछ मिल जाए। यहाँ पे एंड आपको याद होगा, एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है। ये निब्ड पूरा नहीं लिखा गया, स्ट्राइप्ड पूरा नहीं लिखा गया। ये भी मॉर्निंग की तरह है, बट ये कि मॉर्निंग में वर्ड गायब हुआ था, इसमें लेटर गायब हुआ है, तो ये अलग फिगर ऑफ स्पीच बनाता है। क्या बनाता है अगर आपको जानना होगा तो आप वीडियो जरूर देखिएगा फिगर ऑफ स्पीच वाले। चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ, एक मैंने आपको बताया कि ये जो है ये यहाँ से यहाँ मैच कर रहा है, क्योंकि आपको ये वाला एक लाइन में अर्थ कंफर्म कर दे रहा है, ये वाला एक लाइन में अर्थ कंफर्म कर दे रहा है, बट इसका लाइन जो है तीसरे का वो चौथा जब जोड़ोगे तभी कंफर्म होगा, क्योंकि इसके बाद कोई कॉमा कोई मार्क नहीं है। इसलिए ये इंजैम्बमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच है, ENJAMBMENT, इंजैम्बमेंट नामक फिगर ऑफ स्पीच। चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चा कहता है हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। मेरा समर, मेरे गर्मियाँ जो है ना वो खुशियों से कैसे शुरू होंगी। मेरे गर्मियों में जब गर्मियों के दिन होंगे खुशियों से कैसे होंगे। जब पौधों के कलियां और फूल तोड़ दिए गए हैं तो पौधा खुश कैसे होगा। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपने खुद की तुलना पेड़ से कर रहा है और कह रहा है कि हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। गर्मियाँ जो हैं वो खुशियों में कैसे शुरू होंगी। अराइज मतलब निकलना, अराइज मतलब उगना, अराइज मतलब जागना, अराइज मतलब बढ़ना। कैसे खुश होगा वो गर्मियों में। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे गर्मियों में फ्रूट्स होंगे। फ्रूट्स कैसे होगा जब फूल तोड़ लिया गया, कली तोड़ ली गई, कली फूल जब सब तोड़ ही लिया गया तो फल कैसे होगा। आप अगर देखो ये एप्पल है, ये एप्पल तब होगा जब इसका फूल होगा, फूल तब होगा जब इसका बर्ड्स होगा यानी कली होगा। यहाँ तो कली को भी आपने पिछले में देखा कि यहाँ कली को भी तोड़ दिया गया और इसके फ्लावर को भी उड़ा दिया गया। हालांकि ये गुलाब है और वो एप्पल है, बट ये है कि एप्पल का भी बर्ड्स होता है, एप्पल का भी फ्लावर होता है, तभी जाके वो एप्पल बनता है। सेब तभी बनता है जब उसमें फूल लगती है। तो जब फूल तोड़ ली जा रही है तो फल कैसे होगा, फ्रूट्स कैसे अपीयर होंगे। अपीयर मतलब प्रकट होंगे, आएंगे। कैसे आएंगे भाई, जाहिर सी बात है कि जब पौधों को कलियों और फूलों से विहीन कर दिया जाएगा तो हम कैसे ग्रीष्म का आनंद ले पाएंगे। और अगर ग्रीष्म के पुष्प नहीं होंगे तब कोई फल भी नहीं पैदा होगा, और जब फल नहीं पैदा होगा तो हम मज़ा कैसे लेंगे। यहाँ पे दो अर्थ दिया जा रहा है। एक तो फल फूल का कि फल फूल नहीं होगा तो कैसे ग्रीष्म में मज़ा आएगा। ग्रीष्म काल में जब फल फूल दिखते हैं, अच्छा खासा दिखता है, प्रकृति दिखती है, खूबसूरत दिखती है तो बड़ा मज़ा आता है। और दूसरा ये अर्थ है कि जब बच्चे को शुरुआत से ही शुरुआत से मन नहीं करा पढ़ने का तो बाद में फ्रूट्स कैसे आएगा। फ्रूट्स मतलब रिजल्ट, परिणाम। आपको पता होगा परिणाम कैसे अच्छा आएगा, जब बच्चा पढ़ा नहीं है तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। जाहिर सी बात है वो फेल होगा और उदास होगा। और हाउ शैल वी गैदर व्हाट ग्रीफ्स डिस्ट्रॉय, या हाउ शैल वी मतलब बच्चे, हम कैसे गैदर होंगे। गैदर मतलब इकट्ठा होंगे, इकट्ठा मतलब बच्चा टूट चुका है, बच्चा बिखर चुका है, बच्चा दुखी है, उदास है, पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, बचपन से उसको तोड़ दिया गया है, फूल की तरह उसको बिखेर दिया गया है। तो बच्चे को टाइम लगेगा गैदर होने में। बच्चा गैदर कैसे होगा, वो भी व्हाट ग्रीफ्स डिस्ट्रॉय। ग्रीफ मतलब दुखों ने, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह कर दिए। जब दुखों ने बच्चे को तबाह कर दी है तो बच्चा अब अपने आप को गैदर कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तबाह हो चुका है। जब कोई बॉटल, जब कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं तो वो गैदर एक साथ फिर से इकट्ठा होकर के फिर से बॉटल नहीं बन पाती। बच्चा कैसे होगा, बच्चा कैसे पढ़ पाएगा जब उसको शुरुआत से ही आप परेशान कर दे रहे हो। और ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद, ब्लेस मतलब होता है खुशियाँ देना। मेलोइंग का मतलब होता है, बहुत सारी अर्थ होते हैं मेलोइंग के, बट यहाँ मेलोइंग का मतलब होता है आपका उदासी वाले, परेशान कर देने वाले, वंचित कर देने वाले, चिंतित कर देने वाले, तनाव वाले। मेलोइंग का मतलब तनाव वाले, ईयर माने वर्ष। बच्चा पूरी साल तनाव में है, बच्चा पूरी साल परेशान है, उसको
खुशियाँ कैसे मिलेंगी? व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, वो भी तब जब ब्लास्ट ऑफ विंटर, जब विंटर का ब्लास्ट होगा, जब विंटर आएगी, ठंडी खूब पड़ेगी, तो कैसे वो खुश रहेगा? न गर्मी में खुश तो ठंडी में कैसे खुश रहेगा? आप दिन में अगर रो रहे हो, दिन में बहुत परेशान हो, तो सपने भी रात में वही आएंगे। इसलिए दिन रात आपका दोनों खराब हो जाएगा, गर्मी खराब हो गई, ठंडी भी खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा बहुत परेशान है, बहुत उदास है। तो आप देख सकते हो इस पोएम में कि बच्चे की हालत क्या है, वो पढ़ना नहीं चाहता। और यहाँ पे देखिएगा ये एनाफोरा है, एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया। चलते हैं, अब पोएम खत्म होती है, पोएम के बाद चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर की दुनिया में। आपको सोल्यूशन दे दूं मैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका फिर से एलिट्रेशन है, आप चेक कर लीजिएगा कि ये क्या फिगर ऑफ स्पीच है। फिर से ये है आपका टेक्सचुअल क्वेश्चंस, आप टिल्ट कर लीजिएगा थोड़ा मोबाइल को, आपको दिखेगा सही से। वर्किंग विद टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 2 का आंसर, यहाँ पे 3 का आंसर, 4 का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी। ये आपके लिए क्वेश्चन का सेट दिया है मैंने, 12 क्वेश्चंस मैंने रखा है 1 2 3 करके। इसका आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, कि मुझे लगे कि आपको आता है नहीं आता, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये सेकंड सेट है 4 क्वेश्चन का, थर्ड सेट है 4 क्वेश्चन का। आशा आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आपको पोएम समझ में आया होगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, सलाह दीजिएगा, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।